इंट्रोडक्शन -1। अब तक आपने पढ़ा कि आद्रिका जी अपने बच्चे के बारे में सोचकर दुखी होती है। वही विलियम्स किसी से कायनात के बारे में बताने लगते हैं। अब आगे सब लोगों को देखकर रायचंद परिवार थोड़ा शॉक हो जाता है। जो लोग अभी अभी करने आए थे वे उनके फैमिली ही हैं। मतलब सब लोग फैमिली की तरह ही रहते हैं और इन सब के पैलेस भी आसपास ही है। इस इलाके में सिर्फ इन्हीं के पैलेस है। दरअसल यशराज जी के 3 दोस्त हैं जो बचपन से उनके साथ हैं, इसलिए वे लोग हमेशा साथ ही रहते थे और आसपास ही अपना घर बनवाया है। इंट्रोडक्शन। यशराज रायचंद ये थोड़े गंभीर स्वभाव के इंसान हैं, पर अपने परिवार और दोस्तों से बहुत प्यार करते हैं। इनकी उम्र अभी 60 साल है। इन्होंने रायचंद इंडस्ट्रीज को स्टार्ट किया था, जो अब पूरी एशिया के टॉप 2 में आती है। कात्यानी रायचंद ये भी अच्छे स्वभाव की इंसान है और अपने परिवार से बहुत प्यार करती है। ये एक एनजीओ चलाती है। ये अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार करती है। इन्हें लगता है कि बेटियां बेटों से भी अजीज होती है, इसलिए वे उनसे बहुत प्यार करती है। इनके 2 बेटे हैं, पर इन्होंने एक बेटे को अडॉप्ट किया हुआ था, इसलिए इनके 3 बच्चे हैं। सात्विक रायचंद ये मिश्रा जी और कात्यानी जी के पहले बेटे हैं। ये इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। ये बाहर के लोगों के लिए बहुत कठोर है, पर अपने परिवार के लिए एकदम मस्त मौला इंसान है। भाइयों और बेटों से बहुत प्यार करते हैं। इनकी हमेशा से एक इच्छा थी कि इनकी एक बेटी हो, पर किस्मत खराब रही तो उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हुई। ये अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। मेहक रायचंद ये भी अच्छे स्वभाव की इंसान है। ये भी अपनी सास के साथ उनके एनजीओ चलाने में हेल्प करती है। साथ ही राजस्थान इंस्टीट्यूट में एज डायरेक्टर काम करती है। इनके 2 बेटे हैं। राजवीर रायचंद ये यशराज जी और कात्यानी जी के दूसरे बेटे हैं। ये बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत हैंडसम है। इन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। इनकी आंखें ग्रे कलर की है। ये अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। इन्होंने अपनी पत्नी से लव मैरिज की थी। ये अब रायचंद एम्पायर को संभाल रहे हैं। आद्रिका रायचंद ये राजवीर जी की पत्नी है। ये दिखने में किसी अप्सरा से कम नहीं। किसी भी उम्र में अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। इनकी ब्लू आंखें जो बहुत खूबसूरत है। ये बहुत अच्छी औरत है। इन्होंने राजवीर जी के लिए अपने परिवार को छोड़कर आई थी। इन्हें हमेशा एक ही दुख सताता है कि उन्होंने अपने औलाद को दिया और उसकी एक नजर तक नहीं देख पाई। इनके एक बेटे के साथ एक बेटी है जो अडॉप्टेड है, पर यह अपने औलाद को कभी नहीं भूली। साहिल रायचंद ये यशराज और कात्यानी जी के अडॉप्टेड बेटे हैं। ये पहले तो बहुत अच्छे थे, पर शादी होने के 4 साल बाद से थोड़े बदलने लगे। बानी रायचंद ये भी अच्छे स्वभाव की औरत है, पर किसी की बातों की वजह से ये भी थोड़ी बदल गई थी, जो आपको आगे पता चलेगा। इनकी एक बेटी है। फिलहाल साहिल और बानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहते हैं, पर उनकी बेटी इंडिया में ही रहती है। अंशुमान रायचंद ये सात्विक और महक के बड़े बेटे हैं। इनकी उम्र अभी 30 साल है। ये भी अपने पापा की तरह पॉलिटिक्स पर अपना हक जमाए हुए हैं। ये अभी इंडिया के यंगेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैं। इनकी शादी हो चुकी है। अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं और हमेशा उन्हें प्रोटेक्ट करते रहते हैं, खास करके अपने भाई बहनों को। अध्यमान रायचंद ये सात्विक जी और महक जी के छोटे बेटे हैं, जो अंशुमान से 5 साल छोटे हैं। ये राजवीर जी के साथ रायचंद एम्पायर को संभालते हैं। ये बस दिखाने के लिए ही रायचंद एम्पायर में काम करते हैं, पर इनको पेंटिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए इस पैशन को अपने करियर बनाया है और इनकी एक आर्ट गैलरी है जो काफी अच्छा चल रही है। रेयांश रायचंद ये राजवीर जी और आद्रिका जी के बड़े बेटे हैं। ये थोड़े शरारती हैं पर समझदार भी। ये भी राजवीर जी के साथ ऑफिस जाते हैं। ये अपने भाई और बहनों से बहुत प्यार करते हैं, खास करके अपने जिगरी दोस्त से। आरोही रायचंद ये साहिल और बानी की बेटी है। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड इंसान है,
इन्हें न तो अच्छे कह सकते हैं और न बुरे। ये जानबूझकर हमेशा एक इंसान के साथ झगड़ती रहती है। ये काफी टैलेंटेड है, पर घर में किसी को ये बात पता नहीं है। इन्हें नाटक करने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मिशा रायचंद, ये राजवीर जी और आद्रिका जी की अडॉप्टेड बेटी है। ये काफी घमंडी इंसान है। ये दिखती कुछ और है और अंदर से कुछ और। घर में ये सबकी लाडली है, सिवाय 2 लोगों के। एक है आरोही, जो इसके साथ हमेशा झगड़ती रहती है क्योंकि उसे इसके स्वभाव का अच्छे से पता है। दूसरा यशराज जी, जो लोगों को अच्छे से पहचानते हैं। उन्हें लगता है कि ये दिखती कुछ और है और होती कुछ और। बचपन में इसे बहुत प्यार करते थे, पर कुछ वक्त बाद शायद उन्हें इनमें बदलाव नजर आए हों। भले ही आद्रिका जी और राजवीर जी ने इसे अपनाया हो और पाला हो, पर उन्होंने इसे अपने औलाद की जगह कभी नहीं दी। वे इसे प्यार करते हैं, पर अपने औलाद की जगह रखकर नहीं। वैसे मिशा हमेशा जानती थी कि वो एक अडॉप्टेड बेटी है, पर फिर भी वो बाहर के लोगों को अपने स्टेटस पर ढिंढोरा पीटती रहती थी। दरअसल आद्रिका जी डिप्रेशन में रहने लगी थी, तो उनके इंसिडेंट के 5 साल बाद उन्हें मिशा मिली थी, जो 5 साल की थी और एक अनाथ आश्रम में रहती थी। राजवीर जी को वो बहुत मासूम लगी, तो वे उसे घर ले आए। उसके आने के बाद आद्रिका जी की तबीयत में थोड़ा सुधार आने लगा, तो लोगों ने सोच लिया था कि वे इस बच्ची को अडॉप्ट करेंगे। इसलिए उन्होंने उसे अडॉप्ट कर लिया। इंट्रोडक्शन -2। सॉरी, मैं पिछली चैप्टर में अंशुमान के वाइफ का इंट्रो देना भूल गई। समीरा रायचंद, ये है अंशुमान की बीवी। ये भी स्वभाव से अच्छी है। ये एक इंटीरियर डिजाइनर है। इनकी और अंशुमान की लव मैरिज है। ये भी एक अच्छी फैमिली से आती है, पर इनको सिर्फ एक ही बात का हमेशा दुख रहता है कि इनकी शादी के 5 साल होने के बाद भी इनके कोई बच्चे नहीं हैं। अब आते हैं हमारे हीरो के परिवार में। अविनाश राजवंश, ये यशराज जी के दोस्त हैं, जो उनके साथ बचपन से रहे हैं। ये अपने परिवार से और अपने दोस्तों से बहुत प्यार करते हैं। इन्होंने भी मिश्रा जी के साथ ही राजवंश एम्पायर को शुरू किया था। ये भी थोड़ा सख्त स्वभाव के इंसान हैं, पर अपने दोस्तों के साथ हमेशा मस्ती करते रहते हैं। अंतरा राजवंश, ये भी बहुत अच्छे स्वभाव की औरत है। ये अविनाश जी की पत्नी है। साथ में कात्यायनी जी की भी चचेरी बहन है। ये भी कात्यायनी जी के साथ एनजीओ चलाती है। साथ ही ये हमेशा हैंडीकैप्ड लोगों की बहुत हेल्प करती है, क्योंकि इनके मन में एक हैंडीकैप था। इनके एक बेटा है। ये भी कात्यायनी जी की तरह अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह रखती है। कार्तिक राजवंश, ये अविनाश जी और अंतरा जी के बेटे हैं। ये भी अच्छे स्वभाव के इंसान हैं और अभी राजवंश एम्पायर को संभाल रहे हैं। पहले ये कम ही ऑफिस जाते थे, क्योंकि उनके बेटे ने उनके बिजनेस को अच्छे से संभाल लिया था। ये अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं और हमेशा उनकी बातें मानते रहते हैं, चाहे उन्हें किसी चीज से फर्क क्यों न पड़े, पर अपनी पत्नी की नाराजगी से बहुत डरते हैं। प्रेरणा राजवंश, ये कार्तिक जी की पत्नी है। ये थोड़ी सख्त स्वभाव की इंसान है, क्योंकि ये एक आर्मी परिवार से आई है, पर स्वभाव से बहुत अच्छी है। इन्होंने अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार दिए हैं। ये एक लॉयर है और इनका एक लॉ फर्म है। इनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। अर्जुन राजवंश, ये कार्तिक जी और प्रेरणा जी के बड़े बेटे हैं। ये दिखने में बहुत हैंडसम है। इन्हें रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है, तो इन्होंने अपनी खुद की एक रोबोटिक्स कंपनी खोली थी, जो उस फील्ड में एशिया के टॉप 2 में आती है। ये भी अपने भाई बहनों से बहुत प्यार करते हैं। वेदांग राजवंश, ये कार्तिक जी और प्रेरणा जी के दूसरे बेटे और साथ ही हमारी कहानी के हीरो भी है। ये दिखने में किसी ग्रीक गॉड से कम नहीं। इनकी हेजल आंखें हैं, जो इन्हें थोड़ा यूनिक बनाती है। ये अभी राजवंश एम्पायर के करंट प्रेसिडेंट है। साथ ही अंडरवर्ल्ड में भी ये राज करते हैं। इनके साथ अंशुमान, अध्यमान, अर्जुन और रेयांश भी अंडरवर्ल्ड में शामिल हैं। इनको अंडरवर्ल्ड में सब फोर्स ऑफ कोबरा बुलाते हैं। इन्हें लड़कियों से हल्की सी चिढ़ है, खास करके मिशा से, जो हमेशा इन्हें चिपकने की कोशिश करती रहती है। इन्हें एक ऐसी लड़की की तलाश है जो इनके क्वीन बनने के काबिल हो, पर आज तक इनके पीछे जो भी लड़कियां पड़ी, वो इनके लुक्स या पैसों के लिए ही पड़ी थी। इसी वजह से इन्हें प्यार बेफिजूल लगता है, पर इनका शक जल्द ही दूर होने वाला है, क्योंकि बहुत जल्द इन्हें पहली नजर का प्यार होने वाला है, जो इन्हें दीवाना बनाएगा। परिधि राजवंश, ये कार्तिक जी और प्रेरणा जी की बेटी है।
ये स्वभाव से बिल्कुल चुलबुली है, पर जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करती। ये आरोही की बहुत अच्छी दोस्त है, क्योंकि उसे आरोही का स्वभाव बहुत अच्छा लगता है। ये मिशा की भी दोस्त है और उन दोनों के झगड़े के बारे में भी जानती है, पर वजह नहीं जानती। उसे लगता है कि वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए लड़ते हैं। सिर्फ उसे ही नहीं, बाकी सबको भी यही लगता है। पर असल माजरा कुछ और ही है। परिधि भी अपनी मॉम की तरह एक अच्छी लॉयर बनना चाहती थी और वो इसी की पढ़ाई कर रही थी। अब आते हैं खुराना परिवार के पास। ये एक पंजाबी परिवार है, पर ये लोग सबके साथ मुंबई में ही सेटल है और इनके पैलेस भी वहीं है। रणदीप खुराना ये खुराना परिवार के हेड है, जिन्होंने खुराना एम्पायर की शुरुआत की थी। ये भी अपने और अपने दोस्तों के परिवार से बहुत प्यार करते हैं। ये सभी दोस्तों में सबसे हंसमुख स्वभाव के हैं, पर अगर इन्हें गुस्सा आया तो शांत करना बहुत मुश्किल है। ये अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं और हमेशा उनके साथ शरारत करते रहते हैं, इसी उम्र में भी। सिमन खुराना ये भी पंजाबी होने की वजह से बहुत चुलबुली और हंसमुख स्वभाव की औरत है। ये भी कात्यानी जी और अंतरा जी के साथ एनजीओ चलाती है। ये हमेशा अपने पति की शरारतों की वजह से थोड़ा परेशान रहती है। इनके 2 बेटे हैं। ये भी अपनी बहू से बहुत प्यार करती है, अपने बेटे से भी ज्यादा। अभिमान खुराना ये भी अपने पापा की तरह थोड़ा हंसमुख इंसान है, पर बिजनेस के मामले में थोड़े सीरियस भी। ये भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं और अपने बच्चों से भी। अर्चना खुराना ये अभिमान जी की पत्नी है। ये भी बहुत अच्छे स्वभाव की इंसान है। इन्हें डांस बहुत पसंद है, इसलिए इन्होंने अपनी एक डांस एकेडमी खोली थी, जो काफी अच्छा कर रही है। ये अपने परिवार से बहुत प्यार करती है। इनके 3 बच्चे हैं। दंश खुराना ये रणदीप जी और सिमन जी के दूसरे बेटे हैं। ये पहले बहुत शरारती और हंसमुख हुआ करते थे, पर पिछले 2 साल से ये थोड़े कठोर बन गए। हमेशा दुख में डूबे रहते थे, पर ये अपने परिवार को नहीं दिखाते थे। सबको लगता है कि शायद ये अपने काम में व्यस्त होना चाहते हैं, इसलिए ऐसे हो गए। पर सिमन जी को हमेशा उनकी चिंता रहती थी। इन्होंने अभी तक शादी नहीं की, घरवालों के जोर देने पर भी नहीं की, तो घरवालों ने निराश होकर उनसे शादी के बारे में पूछना छोड़ दिया। ये भी अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। नित्या खुराना ये अभिमान जी और अर्चना जी की बेटी है। ये भी एक चुलबुली लड़की है। ये फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई कर रही है। ये आरोही, परिधि और मिशा की अच्छी दोस्त है, पर ये मिशा से उतनी अटैच नहीं है। लवकुश ये दोनों अभिमान जी और अर्चना जी के छोटे बेटे हैं। दोनों ट्विंस हैं और घर में सबसे शरारती। ये अभी सिर्फ 11 साल के हैं, जिस वजह से सब इन्हें बहुत लाड प्यार करते हैं। ये दोनों हमेशा थोड़े चुपचाप रहते हैं, क्योंकि मिशा कभी कभी इन्हें डांट देती है। इसी वजह से ये लोग उसे उतना पसंद नहीं करते, पर घरवालों से कुछ नहीं कहते, क्योंकि मिशा बाद में इन्हें अच्छे अच्छे चॉकलेट देकर मना लेती थी। मिशा को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना बहुत पसंद है और वो सबके सामने अपनी मासूम छवि बनाए रखना चाहती है। अब जानते हैं सिंह परिवार के बारे में। परितोष सिंह ये भी बचपन से ही सभी दोस्तों के साथ बड़े हुए हैं और उन्होंने भी उन तीनों के साथ ही अपना बिजनेस शुरू किया था। भले ही इनका अलग बिजनेस है, पर इन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर खुद का बिजनेस स्टार्ट किया था। ये हंसमुख होने के साथ साथ थोड़े गंभीर स्वभाव के भी हैं। ये अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं और अपनी पोती से भी। अहलिया सिंह ये भी बहुत अच्छे स्वभाव की औरत है। ये भी उन तीनों लेडीज के साथ एनजीओ चलाती है। इनका एक बेटा है। ये भी अपनी पोती से बहुत प्यार करती है। अखिल सिंह ये पेशे से एक डॉक्टर है और बहुत अच्छे स्वभाव के इंसान है। ये भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, पर उनकी पत्नी का उनके बेटे को जन्म देते वक्त देहांत हो गया। पत्नी के देहांत के बाद इन्होंने अपना पूरा समय हॉस्पिटल और अपने बेटे बेटी को दिया। इनके बच्चे ही इनकी दुनिया है। रक्षा सिंह ये आप लोग जानते ही हैं। ये कायनात से मिलने से पहले तक किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। इन्हें अपने पापा की तरह डॉक्टर बनना था, तो ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के लिए बाहर चली गई थी। वहीं इनकी कायनात से मुलाकात हुई। धीरे धीरे इनकी कायनात से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। फिर रक्षा कायनात को अपनी बहन की तरह प्यार करने लगी। इन्हें भी मिशा ज्यादा पसंद नहीं थी, पर ये घर के मामलों में ज्यादा नहीं बोलती थी, इसलिए मिशा से इन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। आदित्य सिंह ये अखिल जी के छोटे बेटे हैं। इनकी उम्र अभी सिर्फ 15 साल है, फिर भी ये अपने से 3 साल बड़े भाइयों के साथ मिलकर बहुत शरारत करते हैं। ये बड़े होकर अपने दादू का बिजनेस संभालना चाहते हैं। ये चारों फैमिलीज साथ ही रहती है और हर फैसला साथ ही लेती है। जैसे यशराज जी, अविनाश जी, परितोष जी और रणदीप जी अच्छे दोस्त हैं,
वैसे ही उनके सभी बेटे और बहुएं भी अच्छे दोस्त हैं। ये लोग हर फैसला साथ में लेते हैं और हर परिवार को साथ में मानते हैं। पूरी इंडिया में उनकी दोस्ती की चर्चाएं होती रहती हैं। किसी को भी इन 4 पावरफुल फैमिली से टक्कर लेने की हिम्मत नहीं होती। ये चारों फैमिलीज एशिया की टॉप 4 फैमिलीज हैं। सच। अब आगे। अभी रायचंद मिशन में तीनों फैमिलीज मौजूद थे, पर घर के बच्चे नहीं थे, क्योंकि सभी बच्चे एक साथ एक ट्रिप पर गए हुए थे और वे लोग भी आज ही लौटने वाले हैं। वही अब सब लोग बैठ जाते हैं। यशराज जी, अविनाश जी, परितोष जी और रणदीप जी को देखकर पूछते हैं, आप सब लोग इतनी सुबह यहां, क्या कोई बात है? तो कात्यायनी जी कहती है, सबको मैंने नहीं बुलाया है। तो यशराज की उन्हें कंफ्यूजन के साथ देखने लगते हैं। उनके साथ सब लोग भी देख रहे थे। तभी कात्यायनी जी फिर से कहती है, 21 साल पहले 2 दिन बाद की तारीख पर सब जानते हैं ना क्या हुआ है? तो सब लोग को वो दिन याद आ जाता है और सब लोग दुखी होने लगते हैं, खासकर आद्रिका जी और राजवीर जी। आद्रिका जी तो उस दिन को याद करते ही अपने आंखों में आंसू बहाने लगती है। तो राजवीर जी उनके हाथ पकड़ लेते हैं और कात्यायनी जी से पूछते हैं, मां, आप उस दिन को क्यों याद करवा रही हैं? तो कात्यायनी जी कहती है, क्योंकि 21 साल पहले हमारे घर का औलाद का देहांत हो गया और हमने आज तक उसके लिए एक पूजा तक नहीं रखी। इसलिए हम चाहते हैं कि इस साल हम उसके लिए एक पूजा रखें ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। ये सुनकर सब लोग सहमत हुए। वही यशराज जी के आगे धीरे धीरे लाल होने लगती है, क्योंकि उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने 21 साल पहले ही कहा था कि इस बात का जिक्र इस घर में कभी नहीं होगा। फिर आपने इस बात को क्यों फिर से छेड़ दिया? कात्यायनी जी कहती है, क्योंकि वो हमारा बच्चा था, पर हमने आज तक उसके लिए एक पूजा भी नहीं रख पाई और मुझे इस बात का दुख 21 साल से रहा है। तो यशराज जी कहते हैं, मैं भी 21 साल पहले ही कह चुका था और आज भी कह रहा हूं। इस बात को कोई भी नहीं चलने देगा और ये कभी नहीं होगा। अविनाश जी कहते हैं, ये कैसे जिद है यश? कात्यायनी सही कह रही है। हमें ये पहले भी कर देना चाहिए था, पर तुम्हारी वजह से हमने आज तक इस बात का जिक्र नहीं किया। वो हमारे घर की बच्ची है और उसकी शांति के लिए पूजा रखना हमारा कर्तव्य है। अब वे तीनों दोस्त भी उन्हें मनाने लगते हैं। वही आद्रिका जी और राजवीर उन सबको देख रहे थे। आद्रिका जी की आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे। उसे वो पल याद आ रहा था जब वो अपने बच्चे को खो चुकी थी। ये सब बहस कोई और भी सुन रहा था, जो अभी अभी आए थे। वे लोग कोई और नहीं, सभी गैंगस्टर थे जो अभी अभी ट्रिप से लौटे थे। वो सब रायचंद मिशन ही आ गए थे, क्योंकि उन्हें एक गार्ड ने इन्फॉर्म कर दिया था कि सब लोग रायचंद मिशन में ही होंगे। वो लोग अभी भी दरवाजे के पास ही खड़े थे और ये तमाशा देख रहे थे। अंशुमान से लवकुश तक सब लोग वहां खड़े थे। वही यशराज जी का अपर चढ़ चुका था, जिस वजह से वे वहां रखे टेबल पर हाथ मारते हुए, वाक्यों को जोर से बोलते हुए अपने दमदार आवाज में कहते हैं, चुप, बिल्कुल चुप, कोई कुछ नहीं बोलेगा और इस बात को कोई फिर से नहीं छेड़ेगा। मेरी पोती अभी भी जिंदा है। बस ये सुनते ही पूरा हॉल में सन्नाटा छा गया और सब लोग हैरानी से उन्हें देखने लगे। यशराज की गुस्से की वजह से गहरी गहरी सांसें उठने लगी। उन्हें देखकर दरवाजे के पास खड़े यंगस्टर्स डर गए। कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सबको नहीं पता था कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। वही अंशुमन, अध्यमन, रेयांश, अर्जुन और वेदांग जानते थे कि वे किस बारे में बात कर रहे थे और उन्हें भी यशराज जी की बात सुनकर झटका लगा। आद्रिका जी हैरानी से अटकते हुए उनसे पूछती है, ये आप क्या कह रहे हैं? पापा, क्या सच में मेरा बच्चा? तो यशराज जी गुस्से में कहते हैं, हां, मेरी पोती है और वो जिंदा सही सलामत है और वो जल्दी अपनी महल लौटने वाली है। तो फिर से उसके लिए ऐसी बात बोलो तो मैं उसे माफ नहीं करूंगा। तो अविनाश जी हैरानी से कहते हैं, तुम क्या कह रहे हो? यश, क्या हमारी बच्ची है और इतने दिन से तुम ये बात हमसे क्यों छुपा रहे हो?
यशराज जी गहरी सांस लेकर अपने आप को शांत करते हैं। फिर सबकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि उसके पैदा होने से पहले ही उस पर इतने हमले हुए थे, इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं उसे स्ट्रांग बनाकर इस दुनिया के सामने लाऊंगा। इसलिए मैंने आज तक उसे हम सब से दूर रखा और किसी को भी ये बात नहीं बताई। अब वो बड़ी हो चुकी है और उसे अच्छे संस्कार दिए गए हैं। मैंने भी उसे कभी नहीं मिला और वह भी हमारे बारे में नहीं जानती। मैंने उसे एक ऐसी फैमिली को सौंपा कि वहां उसे कोई कमी न हो। मैं हम सब के बारे में अभी भी नहीं बताना चाहता था, पर मैं अपनी पोती की पल पल की खबर रखता हूं। वो कहाँ जाती है, क्या करती है, उसकी अचीवमेंट सब कुछ जानता हूं। पर मैं उसके पास कभी नहीं गया। जब भी उसकी कोई तस्वीर देखता या किसी एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट करती, मैं दूर से ही जाकर उसे देखता। तब मुझे बहुत मन करता कि उसके पास जाऊं और उसे बहुत प्यार करूं, पर मैं ऐसा नहीं कर सका। उसे हमारे दुश्मनों से बचाने के लिए खुद से दूर रखा। ये कहते वक्त उनकी आंखों में आंसू आ गए। शायद आज सब लोग पहली बार यशराज जी की आंखों में आंसू देख रहे थे। मैंने फैसला किया कि 2 दिन बाद उसे उसकी सच्चाई बता दिया जाएगा। वे कहते हैं, अब मुझे एक ही बात का डर है, क्या वो इस सच को अपनाएगी या नहीं। वही सब लोग जब उनकी बात सुनते हैं तो पहले उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, पर यशराज जी से ये सुनकर कि उनकी बेटी को उनके बारे में पता नहीं था, तो उन्हें भी डर सताने लगा कि क्या वो लोगों को अपनाएगी या नहीं। आद्रिका जी को अब बेचैनी होने लगी। उन्हें भी डर लग रहा था कि उनकी बेटी उन्हें अपनाएगी या नहीं। राज भी इस बात से बहुत खुश हुआ कि उसकी एक बेटी हुई है और वो सही सलामत है, पर अब उसे भी डर सताने लगा कि क्या वो उन्हें अपनाएगी या नहीं। सब लोग अपने अपने कोनों में घूमते रहे। तभी रणदीप जी कहते हैं, तुमने गलत किया है। तुमने हम सबसे इतनी बड़ी बात छुपाकर बहुत बड़ा गलत किया। तो यशराज जी कहते हैं, मैंने कोई गलत नहीं किया। आज मेरी इस फैसले की वजह से मेरी पोती सही सलामत है और एक अच्छी जिंदगी जी रही है। मैं 2 दिन बाद उसके पास जा रहा हूं और मैं उसे अपने पास लेकर ही लौटूंगा। इतना कहकर वे अपने कमरे की तरफ चले गए। कात्यायनी जी भी उनके पीछे चली गई। बाकी लोग अभी भी कुछ सोच में थे। तभी आद्रिका जी की रोने की आवाज आने लगी। आद्रिका जी अब फूट फूट कर रोने लगी। कितने सालों का दर्द सब कुछ उनके भीतर से बाहर आ रहा था। राजवीर जी भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं कर पाए, पर वे उन्हें अपने सीने से लगाए हुए थे। सब लोगों को उन्हें ऐसे देखकर उनके दिल में भी दर्द हुआ। प्रेरणा जी और अर्चना जी भी उनके पास बैठ गए और उनकी पीठ सहलाने लगे। कुछ वक्त बाद आद्रिका जी सिसकियां लेते हुए राजवीर जी से कहती है, हमारी बच्ची, हमारा बच्चा जिंदा है। राजवीर सुनकर पापा जी ने क्या कहा, वो सही सलामत है, पर वो जल्दी मेरे पास आने वाली है। हमारी एक नन्ही सी गुड़िया है। राजवीर जी की आंखों में भी आंसू आ गए। वे मुस्कुराकर अपना सिर हिलाने लगे। वही सभी बच्चे अब अंदर आ गए। बड़े लोग जब उन्हें देखते हैं पर कुछ नहीं कहते। तभी अंशुमन अविनाश दादू को देखकर पूछते हैं, क्या सच में हमारी एक बहन है? पर साधु ने हमें ये बात क्यों छुपाई? अविनाश जी कहते हैं, सिर्फ आपसे ही नहीं, बच्चा हमसे भी छुपाया गया था। पर अगर तुम्हारे दादा ने ऐसा किया भी तो मजबूरी में किया होगा, इसलिए हम उसे दोष नहीं दे सकते। अभी हमें बस अपनी प्रिंसेस के आने का इंतजार करना है। अध्यमन और रेयांश भी तुरंत कहते हैं, हम भी अपनी प्रिंसेस से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। वहीं मिशा उन दोनों का किसी और के लिए इतना प्यार देखकर भीतर ही भीतर जल रही थी, पर उसे भी नहीं पता था कि ये बात किसके बारे में हो रही है, क्योंकि वो भी ये बात नहीं जानती थी। तभी परिधि सबसे पूछती है, आप लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? और यश दादू ने इसके बारे में हमें छुपाया है। किस प्रिंसेस के बारे में? समीरा अभी जानना चाहती थी, इसलिए वो भी उन्हें देखने लगी। तो सात्विक एक गहरी सांस लेकर कहते हैं, पहले आप सब लोग बैठ जाइए, फिर सबको बताऊंगा। तो सब लोग वहां बैठ गए।
तभी वो कहानी स्टार्ट करते हैं। 21 साल पहले आदमी की प्रेगनेंसी के बाद फिर से प्रेगनेंसी हुई थी। तब हम सब बहुत खुश थे। सबसे ज्यादा खुश थे अंशुमन, अध्यमन, रेयांश, अर्जुन और वेदांग। और उनसे भी ज्यादा यशराज एक्साइटेड थे, क्योंकि पिछले कई वर्षों से परिवार में बेटी नहीं हुई थी। उसे लग रहा था कि इस बार हमारे घर में लक्ष्मी आएगी, इसलिए वो भी बहुत उत्साहित था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और 5 महीने हो गए। तब तक हम सब बहुत खुश थे। तभी उस पर हमले होना शुरू हो गए। कुछ महीने बाद फिर जब उसका लेबर शुरू हुआ, तब राजवीर उसे अस्पताल लेकर जाने लगा। तभी बीच में ही उन पर कुछ गुंडे अटैक कर दिए थे। अटैक की वजह से अद्रिका बेहोश हो गई थी और राजवीर भी बहुत घायल हो चुका था। तभी यश और मैं पहुंचे। हम दोनों ने जल्दी से उसे अस्पताल लेकर जाना चाहा। यशराज आद्रिका के पास था और मैं राजवीर के पास, इसलिए मुझे आद्रिका के वार्ड में क्या हुआ वो पता नहीं था। फिर जब राजवीर को होश आया तो मैं और राजवीर आद्रिका के वार्ड के पास गए। तब यश वहां उदास बैठा था और उसकी आंखों में आंसू भी थे। हमने जल्दी से जाकर पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि जो बच्चा पैदा हुआ वो मर गया और डॉक्टर उसे लेकर चले गए। ये सुनकर हमें बड़ा झटका लगा। राजवीर वहीं बैठ गया। कुछ वक्त बाद जब औरों को भी पता चला तो वे भी टूट गए, पर हम सबको नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। तब यशराज फिर से नीचे आते हुए कहते हैं कि मैं सबसे ज्यादा अपनी पोती से प्यार करता हूं और उसे बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं, इसलिए मैंने ऐसा किया। यशराज जी को फिर से आते देखकर सब लोग उन्हें देखने लगे और फिर उनके बाद सुनकर भी लगने लगा कि शायद उन्होंने सही किया। दरअसल बात यह है कि यशराज अपने कमरे में जाने के बाद कात्यायनी जी भी उनके पीछे चली गई और अपने सवालों से उन्हें परेशान करने लगी। तब यशराज फिर से नीचे आए और कात्यायनी के साथ बातें हुई। यशराज फिर से कहने लगे, जब वो पैदा हुई थी तब डॉक्टर ने आकर मुझे कहा कि वो जिंदा नहीं है। तब मैं भी टूट चुका था। जब उन्होंने बच्ची को मेरे हाथ में दिया तो मैंने उसे अपने सीने से लगाकर कूट कूट कर रोया। फिर अचानक उसकी बॉडी में हलचल हुई। मैंने तुरंत डॉक्टर को बुलाया और वे बोले कि अभी वो जिंदा है। तभी नर्स ने मेरी पोती को लेकर क्लीन करने को कहा और चली गई। मुझे कुछ गड़बड़ लगा तो मैं भी वहां गया। तब देखा कि वे उसे कहीं और ले जा रहे हैं। मैंने जल्दी से जाकर उसे मेरी पोती को छीन लिया। तब मुझे पता चला कि कोई है जो मेरी पोती को नुकसान पहुंचाना चाहता था। इसलिए मैंने फैसला लिया कि मैं उसे सबसे दूर रखूंगा और ये बात किसी को भी पता नहीं चलने दूंगा कि मेरी पोती अभी भी जिंदा है। मैंने नर्स को भी मार दिया। ये सुनकर सब लोग और भी ज्यादा शॉक हुए। पत्रिका जी और राजवीर जी को ये बात सुनकर धक्का लगा। अब उन्हें भी उनका फैसला सही लगने लगा, क्योंकि अगर वे नहीं होते तो आज उनकी बच्ची जिंदा नहीं होती। वहीं मिश्रा जी घर से बाहर चले गए और जाते जाते कह गए कि उनके पीछे कोई भी नहीं आएगा। अब कात्यायनी जी सबको तरफ देखकर कहती है, तैयारी शुरू करो। हमारी प्रिंसेस हमारे घर लौटने वाली है और उसका भव्य स्वागत होना चाहिए। तो सब लोग खुशी से सिर हिला देते हैं। लवकुश और आदित्य भी नाचते हुए कहते हैं, हुर्रे, अब हमारी एक और दीदी आने वाली है। बाकी सब लोग भी खुश हुए, सिवाय एक इंसान के, और वो है मिशा। उसे बहुत जलन हो रही थी, पर वो सबको बाहर से बहुत खुश दिखा रही थी। आरोही ने उसकी जलन नोटिस कर ली और उसे ऐसे चलते देखकर तिरछी मुस्कान दी। मिशा अपने मन में सोचती है, एक और आने वाली है, पता नहीं ये सही होगा या नहीं, या निकलेगी कैसी। इतना कहकर वो मिशा को घूरने लगी। पूजा और कायनात की बर्थडे। अब तक आपने पढ़ा कि सब लोगों को यशराज जी गुस्से में इतने सालों से छुपाया हुआ सच बता देते हैं, जिसे जानकर सब लोग इमोशन हो जाते हैं। अब आगे। लंदन। रिचर्ड मेशन। इस वक्त अल्बर्ट के कमरे में ऋषिका जी गुमसुम सी काउच पर बैठी थी और किसी सोच में गुम थी।
इस वक्त अल्बर्ट ऑफिस गया हुआ था। तभी उसके रूम का डोर नॉक होता है तो वो होश में आकर कम इन कहती है। तो इंदिरा जी कमरे के अंदर आ जाती है और जब वो ऋषिका जी को उदास देखती है तो उनके साथ बैठ जाती है और उनके सर पर हाथ फेरते हुए पूछती है, बच्चा, आप इतने उदास क्यों हो? तो ऋषिका जी उदासी में जवाब देती है, आखिर कौन सी मां अपनी अच्छे को अपने से दूर जाते देख उदास नहीं होती? तो इंदिरा जी कहती है, वो हमसे दूर नहीं जा रही है बेटा, वो बस अपने दूसरे परिवार से मिलने जा रही है। तो ऋषिका बेचैनी से उनसे पूछती है, मन, क्या वो सच जानने के बाद मुझसे नफरत करने लगेगी? क्या उसे लगेगा कि मैं किसी और की जगह छीन रही हूं? तो इंदिरा जी ऋषिका को शांत करते हुए कहती है, बिल्कुल भी नहीं बच्चा, वो हमसे बहुत प्यार करती है, आपसे भी बहुत प्यार करती है, और वो आपसे कभी भी नफरत नहीं करेगी सच जानने के बाद भी। तो ऋषिका जी उनके गले लग जाती है। वही इंदिरा जी उसका सर सहलाते हुए उसे शांत करने लगती है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और कायनात का जन्मदिन भी आ जाता है। आज शाम को यशराज जी लंदन जाने वाले थे अपनी प्यारी पोती से मिलने, और वो अपने लाइफ में पहली बार नर्वस थे कि वो आज पहली बार अपनी पोती से मिलने वाले हैं। वही कात्यायनी उन्हें अचंभे में देख रही थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि हमेशा अपनी दमदार पर्सनालिटी के साथ रहने वाले उनके पति आज अपनी पोती से मिलने के लिए इतना ज्यादा नर्वस हो रहे थे। फिर कुछ देर बाद वो नीचे आ जाते हैं तो नीचे सब लोग मौजूद थे। चारों फैमिलीज मौजूद थी। आज रायचंद पैलेस को किसी दुल्हन की तरह सजाया हुआ था, क्योंकि उनके हिसाब से आज उनकी प्रिंसेस का पहला जन्मदिन मनाया जाने वाला था। इसलिए कात्यायनी जी ने घर में एक पूजा रखवाई थी, और इस पूजा के बाद ही यशराज जी लंदन के लिए निकलने वाले थे। सात्विक जी यहां मौजूद नहीं थे क्योंकि उन्हें एक जरूरी मीटिंग आ गई थी। वो इंडिया के प्रेसिडेंट थे और अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकते थे, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। पूजा में बड़ों से लेकर छोटे तक सब लोग मौजूद थे। वेदांग भी मौजूद था। वेदांग महादेव के भक्त है, इसलिए घर में कोई भी पूजा वो मिस नहीं करता था। और जब से उसे कायनात के बारे में पता चला था, तभी से उसके मन में एक अलगसी बेचैनी हो गई थी और उसका दिल अनायास ही धड़कने लगा था। वही बाकी भाई अपनी बहन के लिए पूजा में दिल से दुआ मांग रहे थे। पूजा के बीच पंडित जी पूछते हैं, जिसकी पूजा रखी है उसका नाम बताइए। तो सब लोग यशराज जी की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि अब तक यशराज जी ने अपनी प्रिंसेस का नाम किसी को नहीं बताया था। सब लोग ये जानने के लिए उतावले थे कि उनकी प्रिंसेस का नाम क्या है। वही यशराज जी पंडित जी को देखकर कहते हैं, कायनात, कायनात रायचंद। सबको ये नाम बहुत पसंद आया। सबको उसके नाम को सुनकर एक अलगसी खुशी महसूस हुई। वेदांग को भी उसका नाम सुनकर एक पल के लिए लगा जैसे उसकी दुनिया रुक सी गई हो। वहीं मिशा ये सब देखकर और किसी और को इतना इंपॉर्टेंस मिलता देख बहुत जल रही थी। आरोही को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आद्रिका जी जब कायनात का नाम सुनती है तो मन ही मन कहती है, कायनात, कायु मेरी कायु। राजवीर जी को भी अपनी बेटी का नाम सुनकर जन्नत मिलने जैसा महसूस हुआ। अब वो अपनी बेटी से मिलने के लिए और बेचैन हो रहे थे। वहीं सबके मन में बस यही दुआ थी कि कायनात को जब सच पता चले तो वो उन्हें एक्सेप्ट करे। वहीं दूसरी तरफ लंदन में इस वक्त वहां भी पूजा चल रही थी। कायनात ने इस वक्त एक लहंगा पहना हुआ था और वो पूजा में बैठी हुई थी। उसके पास उसका फैमिली और उसके फ्रेंड्स और उनके फैमिली बैठे हुए थे। आज ऋषिका जी के साथ विलियम्स भी थोड़े बेचैन थे, क्योंकि वो आज कायनात को उसका सच बताने वाले थे। इंडिया, रायचंद मिशन। यहां पूजा खत्म हो चुका था। फिर कात्यायनी जी पंडित जी को दक्षिणा देकर भेज देती है। अब वो लोग बात ही कर रहे थे कि तभी अंशुमान को किसी का कॉल आता है। वो सात्विक जी के सेक्रेटरी का था। कॉल देखकर अंशुमान पहले थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, फिर कॉल उठाकर अपने कान के पास लगाता है।
तो दूसरी तरफ से सात्विक जी के सेक्रेटरी की घबराई हुई आवाज आती है, अंशुमान सर, किसी ने सात्विक सर पर हमला किया है। मैं उन्हें लेकर अस्पताल आया हूं। प्लीज आप जल्दी आ जाइए। तो अंशुमान कहता है, जी हम अभी पहुंच रहे हैं। इतना कहकर वो कॉल काट देता है। उसे इतना घबराया हुआ देखकर अविनाश जी पूछते हैं, किसका कॉल था अंश? तो अंशुमान कहता है, अविनाश दादू, दादा के सेक्रेटरी का कॉल आया था। दादा पर किसी ने हमला किया है और वो अस्पताल में एडमिट है। बस इतना सुनते ही सब लोग घबरा जाते हैं और जल्दी जल्दी अस्पताल के लिए निकलने लगते हैं। अखिल जी भी उनके साथ ही थे। वो भी उनके साथ अस्पताल के लिए निकल जाते हैं। रक्षा इस वक्त वहां मौजूद नहीं थी। वो उसी अस्पताल में थी जहां सात्विक एडमिट थे। वो अस्पताल उनका था और ये मुंबई का बेस्ट हॉस्पिटल था। सुबह रक्षा को किसी सर्जरी के लिए बुलाया गया था तो वो चली गई थी। कुछ वक्त बाद सब लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं। वहीं महक जी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। आद्रिका, प्रेरणा जी और अर्चना जी उन्हें संभाल रहे थे। कात्यायनी जी, अंतरा जी और सिमन जी सात्विक जी की सलामती के लिए प्रार्थना कर रही थी। जेंट्स को भी सात्विक जी के हालात के बारे में जानकर टेंशन होने लगी। वहीं अखिल जी जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में चले गए थे। सात्विक जी का क्रिटिकल कंडीशन। अब तक अपने पड़ा कि सब लोग, यानी कि लंदन में और इंडिया में भी ख्यात के लिए पूजा रखा जाता है। वहीं इंडिया में पूजा खत्म होने के बाद सबको सात्विक जी पर हमला होने की बात पता चलती है, तो सब लोग जल्दी हॉस्पिटल चले जाते हैं। अब आगे, वहीं दूसरी तरफ लंदन में भी पूजा खत्म हो गया था और कायनात को इंदिरा जी का बुलाया हुआ महापंडित का आशीर्वाद भी मिल गया था। फिर सब लोग एक एक करके कायनात को उसके बर्थडे की विश करने लगे। आज ऋषिका जी ने अपने हाथों से अपनी बेटी के लिए उसकी पसंद का खाना बनाया था और कायनात भी चाव से अपना खाना खा रही थी। इंडिया, अखिल जी को ऑपरेशन थिएटर में गए हुए 2 घंटे हो चुके थे। सब लोग टेंशन में बाहर टहल रहे थे। तभी अखिल जी बाहर आते हैं तो महक जी जल्दी से पूछती है, भाई सात्विक जी कैसे हैं? उन्हें कुछ नहीं हुआ ना? तो अखिल पहले उन्हें रिलैक्स करते हैं और फिर सबकी तरफ देखकर कहते हैं, गोली उनके दिल के पास लगी थी और उसे निकालना बहुत मुश्किल है। अभी टेम्परेरी उनके स्टेटस को स्टेबल कर दिया है और ब्लड को रोक दिया है, पर अभी भी वो गोली उनके हार्ट के पास ही है। अगर हमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो गोली का जहर बॉडी में फैल जाएगा और उनके ऑर्गन्स भी ठीक से काम नहीं करेंगे। अगर हमने उसे निकालने की कोशिश की तो भी हम ये नहीं कह सकते कि वो बच पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही रेयर और क्रिटिकल केस है और इसकी सक्सेस चांसेस सिर्फ 10% है। ये सुनकर सबके ऊपर जैसे पहाड़ गिर गया। महक जी धाम से वही बैठ जाती है। आदिम उन्हें संभालने लगता है। दूसरी तरफ मिशा भी जाकर उन्हें संभालने का एक्टिंग करने लगती है। तो यशराज जी उनसे पूछते हैं, क्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है? क्या इसे कोई ऑपरेट नहीं कर सकता? तुम बहुत बड़े डॉक्टर हो ना, तुम कर सकते हो ना? तो अखिल जी कहते हैं, नहीं, मैं ऐसे केस को बहुत ही कम हैंडल किया है और 10% चांस मेरे पेशेंट्स का नहीं होता था। पर सच में सात्विक की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। तभी उनके दिमाग में एक नाम आता है तो वो खिल उठते हुए कहते हैं, हाँ, एक व्यक्ति है जो ऑपरेट कर सकता है और उसका सक्सेस रेट भी बहुत ज्यादा है। ये सुनकर सबको ऐसा लगा जैसे उन्हें कोई उम्मीद मिल गई हो। तभी रणदीप जी पूछते हैं, कौन है बेटा? अगर तुम उन्हें जानते हो तो जल्दी बुला लो। तो अखिल जी कहते हैं, वो मेडिकल की दुनिया में मिरेकल डॉक्टर के नाम से जाने जाते हैं, द गोल्डन रिवाइवर। जब लोग ये नाम सुनते हैं तो सन्न रह जाते हैं, क्योंकि वे लोग भी इस नाम को अच्छे से जानते थे। तभी अविनाश जी निराशा से कहते हैं, पर अखिल बेटा, उसको ढूंढना तो जंगल में सुई ढूंढने जैसा है। तो अखिल जी कहते हैं, पर अविनाश पापा, मैं उन्हें जानता हूं। मैं उनसे मिल भी चुका हूं और कभी कभी बात भी कर लेता हूं। तो सब लोग सन्न रह जाते हैं। महक जी कहती है, तो फिर बुला लीजिए भैया।
मुझे मेरे सात्विक सलामत चाहिए। तो अखिल जी कहते हैं, मैं अभी उन्हें कॉल करता हूं। लंदन। अभी सब लोग स्टडी रूम में मौजूद थे। कायनात के दोस्त उसके घर से चले गए थे। वैसे वो लोग कायनात का बर्थडे किसी होटल या दूसरी जगह पर सेलिब्रेट करना चाहते थे, पर कायनात ने यह कहकर मना कर दिया कि उसका मूड नहीं है। वो लोग थोड़ी देर उसे मनाने की कोशिश करते हैं, पर जब वो नहीं मानी तो निराश होकर चले जाते हैं। इस वक्त स्टडी रूम में सब लोग मौजूद थे। विलियम्स कायनात को देखकर कहते हैं, प्रिंसेस, आज आपको हम कुछ बताने वाले हैं। तो कायनात उनसे कहती है, जी कहिए। पहले सब लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वही ऋषिका जी को कुछ घबराहट हो रही थी। वो अपने हाथ की मुट्ठी जोर से भींचे हुए कायनात की तरफ देख रही थी। वही अल्बर्ट उसके बगल में बैठा था। जब वो उसकी ऐसी हालत देखता है तो उसके बाजू पर हाथ रखकर उसे शांत करने लगता है। विलियम्स कुछ कहने ही वाले थे कि तभी कायनात का फोन बजने लगता है। कायनात स्क्रीन पर देखती है तो उस पर अखिल अंकल फ्लैश हो रहा था। तो वो विलियम से पूछती है, दादू, क्या आपका जो कहना है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉल आ रहा है। तो विलियम्स कहते हैं, पहले कॉल उठा लीजिए बेटा, कहीं कोई इमरजेंसी न हो। तो कायनात सिर हिलाकर कॉल उठा लेती है। दूसरी तरफ से अखिल कहते हैं, कैसी हो बेटा। तो कायनात, आई एम ऑल राइट अंकल। फिर अखिल जी कहते हैं, बेटा, क्या आप अभी इंडिया आ सकती हैं? ये बहुत जरूरी है। एक ऐसा केस है जिसे सिर्फ आप ही हैंडल कर सकती हो। तो कायनात सच में पड़ जाती है। फिर 2 मिनट बाद वो ओके कह देती है और पेशेंट के डिटेल्स भेजने को कहती है। तो अखिल जी ओके कहते हैं। कॉल कटने के बाद कायनात विलियम से पूछती है, दादू, क्या आपका इस वक्त मुझसे बात करना जरूरी है, क्योंकि मुझे अभी एक केस आया है और मुझे आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ेगा। तो विलियम्स थोड़ी देर सोचकर कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, अब जब आप लौट आएंगी तब हम बात करेंगे। तो कायनात हाथ में सिर हिलाकर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में जब सब लोग अखिल के मुंह से बेटा सुनते हैं तो थोड़े चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि वो किसी बुजुर्ग डॉक्टर को बुला रहे हैं। पर उन्हें हैरानी हुई कि जिसे लोग मिरेकल डॉक्टर कहते हैं वो अखिल जी से भी छोटी है। अब सब लोग उनसे मिलने को उत्सुक हो गए, साथ ही सात्विक जी के लिए प्रार्थना भी कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कायनात अपने कमरे में जाकर हर्षल से अपना जेट रेडी करने को कहती है। फिर वो अपना लहंगा उतारकर ब्लैक कलर का आउटफिट पहन लेती है और ऊपर टेरेस की तरफ चली जाती है। वहां हर्षल एल उसके जेट के साथ पहले से ही तैयार था। अब कायनात इंडिया के लिए निकल जाती है और फ्लाइट में अखिल जी के भेजे हुए फाइल को पढ़ने लगती है। उसे समझ आ जाता है कि पेशेंट की हालत सच में बहुत क्रिटिकल है। इंडिया। अब तक अभिमान जी और ताज भी वहां आ चुके थे। दरअसल वे लोग इंडिया में नहीं थे, बल्कि लंदन बिजनेस के सिलसिले में गए हुए थे। कल ही उन्हें कॉल पर बताया गया था कि यशराज जी ने सबको एक बड़ा सच बताया है, और आज जब वे लोग इंडिया आए तो उन्हें पता चला कि सात्विक जी का एक्सीडेंट हुआ है। तो वे लोग जल्दी जल्दी आ गए। अब वे लोग मिरेकल डॉक्टर का इंतजार करने लगे। वैसे लंदन से इंडिया आने में पूरे 8 घंटे लगते हैं, इसलिए अखिल जी ने सात्विक जी को प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ था और उन्हें बेस्ट सर्वाइवल मेडिसिन भी प्रोवाइड किए गए थे, ताकि जब कायनात आए तो उसके लिए ट्रीटमेंट में कोई दिक्कत ना हो। स्पेशल रक्षा भी एक बार आ चुकी थी। फिर उसे सर्जरी में बुलाया गया। उसका आज बैक टू बैक सर्जरी था और वो अपने पेशेंट्स को नेग्लेक्ट नहीं कर सकती थी, इसलिए वो काम कर रही थी। ऐसे ही 8 घंटे बीत जाते हैं। अब सुबह से शाम हो गई थी। वही अखिल जी बेसब्री से कायनात का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्हें एक मैसेज मिल जाता है, तो वो जल्दी से वहां के लिफ्ट के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। बाकी सब लोग भी अलर्ट हो जाते हैं। ऑपरेशन सक्सेसफुल और रक्षा की नौटंकी। अब तक आपने पढ़ा कि सात्विक जी की कंडीशन क्रिटिकल हो जाती है। वही अखिल जी उनकी सर्जरी के लिए कायनात को इंडिया बुलाते हैं, तो कायनात भी वहां आने के लिए मान जाती है। अब आगे
अब अखिल जी को मैसेज आ चुका था कि कायनात बस कुछ ही मिनट में वहां पहुंचने वाली है। तो वो जाकर उसे प्राइवेट फ्लोर के लिफ्ट के पास खड़े हो जाते हैं। उनको इतना जल्दी से जाकर लिफ्ट के पास खड़े होते देखा बाकी लोग भी अलर्ट हो जाते हैं और सब इस लिफ्ट की तरफ ही देखने लगते हैं। 10 मिनट बाद लिफ्ट का डोर खुलता है और सबसे पहले वहां 10 से 15 बॉडीगार्ड बाहर आते हैं और लिफ्ट के दोनों साइड में खड़े हो जाते हैं और 5 मिनट बाद लिफ्ट फिर से खुलता है। तो इस बार कायनात बाहर आती है। कायनात ने इस वक्त अपने आप को पूरी तरह से कवर किया हुआ था। उसने ब्लैक आउटफिट, ब्लैक मास्क और ब्लैक गॉगल्स पहने हुए थे, जिसकी वजह से किसी को भी वो ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। पर सब लोग उसको देख रहे थे, लेकिन उसका चेहरा किसी को भी नहीं दिख रहा था। जब वो लोग इतनी छोटी लड़की को देखते हैं तो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा था कि एक 20 या 21 साल की लड़की इतनी बड़ी डॉक्टर होगी। वही अखिल जी कायनात को गले लगाकर कहते हैं, कैसे हो बेटा? तो कायनात कहती है, आई एम वेरी गुड अंकल। तो अखिल जी कहते हैं, इस वक्त हमें आपकी बहुत जरूरत है। पेशेंट की हालत भी कहती है। कायनात कहती है, मैंने उनकी फाइल पढ़ ली है और मेरी टीम भी आ गई है और हम लोग शुरू कर सकते हैं। तो अखिल जी अपना सर हाँ में हिला देते हैं। फिर कायनात उनके साथ ऑपरेशन थिएटर के पास जाने लगती है। वही बाकी सब लोग आंखें फाड़े उसे देख रहे थे। कायनात को उनकी नजरें महसूस हो रही थी, पर वो उन्हें इग्नोर करते हुए अखिल जी से बात करते हुए अंदर की तरफ चली जाती है। वही जब वो अद्रिका जी और राजवीर जी के सामने से गुजर रही तो उन तीनों को भी कुछ अलग सा एहसास हुआ, पर कायनात ने उस फीलिंग को इग्नोर कर दिया था। वही परिधि कहती है, वाट, ये तो सेम मेरी उम्र की लग रही है या मुझसे भी छोटी। ये डॉक्टर गोल्डन रिवाइवर कैसे हो सकती है? तो अर्चना जी कहती है, हमें कभी भी शख्स की उम्र देखकर उसकी काबिलियत पर शक नहीं करना चाहिए। ये उनके हुनर है, शायद इसलिए वो इतनी सी उम्र में इतनी कामयाबी हासिल की होगी। तो परिधि भी अपना सर हाँ में हिला देती है। उन लोगों को उसका चेहरा देखने की बहुत इच्छा हो रही थी, पर उससे भी ज्यादा उन लोगों को सात्विक जी की चिंता थी। वही वेदांग जब से कायनात आई थी तब से उसी में ही खो गया था। उसका दिल उसे देखकर धड़कने लगा, पर वो इस बात से अनजान था। वही यशराज साइड में जाकर विलियम्स को कॉल करते हैं और उनसे कहते हैं कि वो नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। तो विलियम्स भी कहते हैं, जी हम भी आपको अभी कॉल करने वाले थे, प्रिंसेस को भी कुछ काम आ गया तो हम उन्हें उनका सच बता नहीं पाए। तो यशराज जी कहते हैं, लगता है सब अच्छे के लिए ही हुआ है, हम थोड़े दिन बाद भी उसे ये बता सकते हैं। तो विलियम्स कहते हैं, हाँ मैंने ये बात उनके आने के बाद बताने के लिए सोचा था और मैं उनसे भी कहा था, तो उन्होंने भी ओके कहा। तो यशराज जी कहते हैं, तो फिर हम भी उसी दिन आएंगे जिस दिन आप सच बताएंगे। तो विलियम्स ओके कहकर कॉल कट कर देते हैं। वही यशराज जी भी एक गहरी सांस लेकर सबके पास आ जाते हैं। वही कायनात ने सात्विक जी की सर्जरी स्टार्ट कर दी थी। उसके स्किल्स हमेशा की तरह अभी भी अनबीटेबल थे। उसके स्किल्स को देखकर अखिल जी के अस्पताल के सीनियर डॉक्टर और सीनियर स्पेशलिस्ट दंग रह गए थे। अब उन्हें पता चल रहा था कि उसे डॉक्टर गोल्डन रिवाइवर क्यों कहते हैं। सच में वह एक मिरेकल डॉक्टर थी। कायनात ने सात्विक जी के हाथ के पास से वो गोली आराम से निकाल दी थी और उनके वेसल्स या कैपिलरीज को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये देखकर अखिल जी बहुत खुश हो जाते हैं। 8 घंटे चलने वाली डिफिकल्ट सर्जरी को कायनात ने 3 घंटे में ही खत्म कर दिया था, जिसे देखकर वहां खड़े डॉक्टर बेहोश होने वाले थे। वो लोग अपने आप को खुश नसीब समझ रहे थे कि वो लोग इस ऑपरेशन का हिस्सा हुए। अब अखिल जी ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ जाते हैं। फिर सबकी तरफ देखकर कहते हैं, ऑपरेशन सक्सेस हुआ और सात्विक भी बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। इस ऑपरेशन की वजह से उसकी वेसल पर कोई नुकसान नहीं पड़ा। ऑल थैंक्स टू द डॉक्टर गोल्डन रिवाइवर। तो सब लोग खुश हो जाते हैं और भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करने लगते हैं। अब कायनात भी ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ जाती है। अभी भी सबको उसका चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था। वो अपने बगल में डॉक्टर से बात कर रही थी, तभी कोई आकर उसके ऊपर कूद जाता है। तो कायनात संभल नहीं पाती और उसके साथ ही फ्लोर पर गिर जाती है। वही सब लोग शॉक होकर उसकी तरफ देख रहे थे। कायनात के ऊपर जो गिरी थी वो है रक्षा। रक्षा को जब पता चला कि कायनात आई है तो वो अपने ऑपरेशन होने के तुरंत बाद भागते हुए ऊपर प्राइवेट फ्लोर में आ जाती है। जब वो सामने कायनात को देखती है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाती और जल्दी से जाकर उसके ऊपर कूद जाती है। वही कायनात कहती है, आउच रक्षा दी, प्लीज मेरे ऊपर से उठिए। पर रक्षा उसके ऊपर से नहीं उठती।
तो कायनात अपनी उम्मीद भरी नजरों से अखिल जी की तरफ देखकर कहती है, अंकल प्लीज अपनी बेटी को मेरे ऊपर से उठाइए, वरना मैं इस दुनिया से उठ जाऊंगी। तो अखिल जी को हंसी आ जाती है और वो रक्षा को उसके ऊपर से हटने को कहते हैं। वही जब सब लोग कायनात की इतनी मीठी आवाज और उसकी बात सुनते हैं तो उनको सुकून के साथ हंसी भी आ जाती है। उन सबको कायनात से कुछ खिंचाव सा महसूस हो रहा था। वही रक्षा अब कायनात के ऊपर से उठ जाती है और उसको भी हाथ देकर उठा देती है, पर वो फिर से उसके गले लग जाती है। इस बार कायनात भी उसको कस के गले लगा लेती है। वही रक्षा जोर से कायनात के कान के पास जाकर बोलती है, आई मिस यू सो मच माई डॉल। तो कायनात उनके मुंह से अपना कान दूर करने लगती है, फिर उनसे दूर होकर अपने कान खुजलाते हुए कहती है, व्हाट द हेल दी, क्या आप मुझे बहरा करना चाहती है? तो रक्षा हंसने लगती है और हंसते हंसते वहां के सोफे पर बैठ जाती है। वही सब लोग रक्षा को ऐसे हंसते देखकर मुंह फाड़े उसे देख रहे थे, क्योंकि रक्षा हमेशा एक मैच्योर लड़की की तरह रहती थी। वो ज्यादा हंसती नहीं थी और किसी से भी ज्यादा बात नहीं करती थी। इसका रीजन था बचपन में ही उसकी मां का गुजर जाना। सब लोग उसे बहुत प्यार करते थे, पर रक्षा ने जैसे अपनी एक और दुनिया बसा ली थी अपने किताबों के साथ। वो भी बहुत एम्बिशियस थी। वही परिधि, नेहा, लव, कुश, आदित्य जब उसे इस तरह हंसते देखते हैं तो अपने मन में एक साथ कहते हैं, क्या इस जल्लाद को हंसना भी आता है? वही अखिल जी कायनात और रक्षा के सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, आज मेरी दोनों बेटियों को एक साथ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। तभी रक्षा कहती है, वैसे डॉल मैं तुमसे बहुत नाराज हूं। 3 साल से मैं पूछ रही हूं कि मेरे लिए इंडिया आ जाओ, पर तुम एक बार भी नहीं आई। बट यू कम जस्ट बिकॉज ऑफ माई डैड्स कॉल। तो कायनात कहती है, नॉट बिकॉज ऑफ अंकल्स कॉल, दिस बिकॉज ऑफ द इमरजेंसी। द पेशेंट नीड्स मी, सो दैट्स व्हाई आई केम हियर। अंकल की कॉल की वजह से नहीं, बल्कि यहां पेशेंट को मेरी जरूरत थी, इसलिए मैं यहां आई हूं। वैसे आप जानती हो कि मैं कितनी बिजी हूं, और वैसे भी आप भी बिजी हो। तो रक्षा कहती है, पर मैं तुम्हारे लिए अपना टाइम निकाल सकती हूं और तुम मेरे लिए अपना टाइम नहीं निकाल सकती हो। इतना कहकर वो अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेती है। तो कायनात उसके गाल पर किस करते हुए कहती है, सो सॉरी दी, मैं सच में बहुत बिजी थी। वैसे अब मैं आ गई हूं ना, मैं कल यहां से जाने वाली हूं, तो कल तक हम एंजॉय करेंगे। तो रक्षा खुश हो जाती है। वैसे अभी भी कायनात ने अपना मास्क नहीं उतारा था। उसने अपने मास्क के ऊपर से ही रक्षा के गाल पर किस किया था। वही कायनात का रक्षा के गालों पर ऐसे किस करना किसी को पसंद नहीं आया। आप जान ही गए होंगे वो कौन है। जी, हमारे वेदांग बाबू ही है। पर यह बात उसे भी समझ में नहीं आ रही थी कि उसे ये बात क्यों अच्छा नहीं लगा। वही रक्षा अखिल जी की तरफ देखकर कहती है, पापा टुडे आई एम लीविंग एंड आई ऑल्सो कंप्लीटेड ऑल माई सर्जरीज। मैंने अपने सभी सर्जरी को कंप्लीट किया है, इसलिए मैं निकलने वाली हूं। तो अखिल जी उन्हें ध्यान से एंजॉय करने को कहते हैं। वेदांग को हुआ कायनात से पहली नजर में प्यार। अब तक आपने पढ़ा कि कायनात सात्विक जी का ऑपरेशन करती है और वो सक्सेसफुल भी हो जाता है। फिर उसके बाद रक्षा जाकर कायनात से मिलती है और अपनी नौटंकी करने लगती है। फिर वो दोनों घूमने चले जाते हैं। वहीं उन दोनों के जाने के बाद सब लोग हैरानी से अखिल जी को देखने लगते हैं। वही प्रेरणा जी अकेली से पूछते हैं, अखिल भाई, क्या रक्षा और आप उस डॉक्टर को पहले से ही जानते हैं? तो अखिल जी कहते हैं, हाँ, वो मेरी बेटी जैसी है और रक्षा उसे अपनी बहन मानती है। रक्षा उसे बहुत प्यार करती है। रक्षा का एक हद तक ठीक होने का कारण वही है। दरअसल वो 17 साल में ही बहुत कामयाबी हासिल कर चुकी थी। फिर भी उसने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट के तौर पर एडमिशन लिया था। वो रक्षा की जूनियर थी। जब से रक्षा उससे मिली, तब से रक्षा फिर से खुलने लगी। ऐसे ही 4 साल निकल गए और उन दोनों का बॉन्ड भी बहुत स्ट्रांग हो गया। रक्षा उसे बहुत प्यार करती है। फिर अखिल जी कहते हैं, 4 साल गुजारने के बाद हम लोग इंडिया आ गए और वो लंदन में ही रहती है। तो सब लोग उन्हें हैरानी से देखने लगते हैं और उन्हें ये जानकर बहुत अचरज होता है कि उसने 17 साल की उम्र में ही इतना कुछ हासिल कर लिया। आरोही और समीरा भी उससे इंप्रेस हो जाते हैं और उसके बारे में और भी जानना चाहते हैं। मिशा को सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर उसे उस लड़की से जलन हो रही थी, क्योंकि उसे लगता था
कि वह आकर उसका अटेंशन छीन लेगी। वही परिधि, नित्य, लव, कुश और आदित्य अपने आंखों और मुंह खोले अखिल जी की तरफ देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी रक्षा दी की ऐसी साइड भी उन्हें देखने को मिलेगी। अब अखिल जी सबको घर जाने को कहते हैं तो सब लोग मना कर देते हैं, पर अंशुमन और वेदांग मिलकर सबको मानते हैं तो सब लोग घर के लिए निकल जाते हैं। वहां आद्यमान और अर्जुन अभी भी मौजूद थे। दूसरी तरफ कायनात और रक्षा घूमने के लिए निकल चुके थे। इन दोनों ने टीनेजर्स की तरह ड्रेसअप किया हुआ था। आज इतने दिनों बाद कायनात बहुत खुश महसूस कर रही थी। उसे ऐसा घूमना बहुत अच्छा लग रहा था। आज वो बहुत दिनों बाद ऐसे दिल खोलकर हंस रही थी, वरना तो फिर से पत्थर दिल बन गई थी। रक्षा उसे अलग अलग स्ट्रीट फूड भी खिलाने लगती है। फिर वो लोग एक आइसक्रीम के ठेले के पास जाकर आइसक्रीम खरीदकर खाने लगते हैं। तभी रक्षा को एक कॉल आता है तो वो दूसरी तरफ जाकर बात करने लगती है। वही कायनात आइसक्रीम खाते हुए अपने आसपास के नजारे देख रही थी। अचानक उसकी तरफ आते हुए एक वाहन को देखकर वो चौंक जाती है। वो जल्दी से अपनी आइसक्रीम साइड में फेंककर उस तरफ भागती है। फौरन जाकर एक बच्ची को उठाकर दूसरी तरफ कूद जाती है। वही वाहन भी रुक जाता है। कायनात अपने गोद में रोती बच्ची को शांत करवा रही थी। तभी उस गाड़ी में से ड्राइवर और एक लड़का बाहर निकलते हैं। वही एक औरत दौड़कर आती है और कायनात के हाथ से बच्ची को लेकर उसके पूरे चेहरे पर चूमने लगती है। वो औरत कहती है, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी बेटी को बचा लिया। तो कायनात गुस्से में कहती है, वैसे ध्यान कहाँ था आपका? आपकी बेटी यहां बीच सड़क पर खड़ी थी और सड़क पर बहुत गाड़ियां चल रही है। तो वो औरत कहती है, मैं मेडिकल स्टोर में कुछ खरीद रही थी और मेरा ध्यान ही नहीं रहा कि ये कब इस तरफ आ गई। तो कायनात खुद को शांत करते हुए कहती है, आगे से ध्यान रखिएगा। वो औरत फिर से उसे थैंक यू कहकर वहां से चली जाती है। वही कायनात को कोई अपने प्यार भरी नजरों से देख रहा था। कायनात को देखकर उसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। वो उसकी खूबसूरती में खो गया था और अपनी फैली हुई आंखों से उसकी ब्लू और ग्रे मिक्स आंखों को जुनूनी नजरों से देख रहा था। अब जब औरत जा चुकी थी, कायनात गाड़ी की तरफ मुड़ती है तो उसकी नजर उस लड़के की नजर से मिलती है जो उसे अपने जुनून से देख रहा था। वो उसे इग्नोर करते हुए ड्राइवर से पूछती है, आपका ध्यान कहाँ था? और ऐसे भीड़ वाले रोड में इतनी तेजी से कौन गाड़ी चलाता है? तो ड्राइवर माफी मांगते हुए कहता है, मैडम, दरअसल मैंने देखा नहीं था। जैसे ही मैंने बच्ची को देखा, तुरंत ब्रेक लगाया। हम कहीं जल्दी जल्दी जा रहे थे। तो कायनात कहती है, अगर ऐसे ही गाड़ी चलाते रहोगे तो जल्दी जाने के चक्कर में ऊपर चले जाओगे। आगे से ध्यान रखना। तो ड्राइवर सिर झुका देता है। कायनात उस लड़के को एक नजर देखती है और फिर से उस आइसक्रीम के ठेले की तरफ चली जाती है। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि वेदांग था। वो कायनात को तब तक देखता रहा जब तक वो उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। फिर वो अपने होश में आकर अपने आसपास देखता है, पर वहां उसे कायनात नहीं दिखती। तो वो अपनी आंखें बंद करके कायनात के खूबसूरत चेहरे को याद करने लगता है। फिर उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो अपने आप से कहता है, नाउ यू विल बी माई ऑब्सेशन, माई स्पार्कल। तुम जो कोई भी हो, पर अब सिर्फ और सिर्फ वेदांग राजवंश की हो। फिर वो अपने चेहरे पर फिर से एक्सप्रेशनलेस भाव लाकर गाड़ी में बैठ जाता है और ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करने को कहता है। ड्राइवर भी तुरंत गाड़ी में बैठ जाता है और वे लोग वहां से निकल जाते हैं। दरअसल वेदांग भी घर जाने वाला था, पर उसे बीच में ही ऑफिस से एक कॉल आया तो वो ऑफिस के लिए निकल गया और इसी बीच ये सब हो गया। वही आइसक्रीम के ठेले के पास रक्षा कायनात को ढूंढ रही थी। जब वो कायनात को देखती है तो उसके पास जाकर पूछती है, कहाँ चली गई थी डॉल? मैं घबरा गई थी। तो कायनात कहती है, वह एक बच्ची का एक्सीडेंट होने वाला था, इसलिए मैं उसे बचाने चली गई थी। तो रक्षा सिर हिला देती है।
फिर वो दोनों और भी जगह घूमने लगते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। फिर रात को डिनर करके वहां बीच साइड के एक रिसोर्ट में स्टे करते हैं। कायनात का सजा। अब तक अपने पड़ा की कायनात रक्षा के साथ घूमने जाती है और वो एक बच्ची को बचाती है। वही वेदांग को उससे पहली नजर का प्यार हो गया। अब आगे। अगला दिन। आज कायनात सुबह ही उठ गई थी और फ्रेश होकर अपने लिए एक स्ट्रांग ब्लैक कॉफी मंगाई थी और वो बालकनी में जाकर अपनी कॉफी पीते हुए बीच व्यू को देख रही थी। तभी उसे किसी का कॉल आता है तो वो उठा देती है, तो दूसरी तरफ से कुछ कहा जाता है जिसे सुनकर कायनात के आंखें सिकुड़ने लगी। वो दूसरी तरफ के इंसान को ओके कहकर कॉल काट देती है और बेड के पास जाकर रक्षा को उठाने लगती। रक्षा भी उठ जाती है और अपनी नींद बारी आंखों से उसे देखकर पूछती है, डोल इतनी सुबह क्यों उठाया? तो कायनात कहती है, इट्स ऑलरेडी 8:30 दी एंड मुझे 2 घंटे में निकालना पड़ेगा। मुझे कुछ काम आ गया। ये सुनकर रखा का नीड पूरी तरह से उठ जाता है। वो कायनात के हाथ टाइटली पकड़कर उससे पूछती है, डॉल आप कुछ दिन यहां नहीं रह सकते हो, प्लीज मुझे आपके साथ और वक्त बिताना है। तो कायनात उसे समझाते हुए कहती है, सॉरी दी मुझे सच में जान पड़ेगा, वो काम बहुत जरूरी है। तो रक्षा उदास हो जाती है। कायनात को उसकी उदासी नहीं देखी जा रही है, तो वो उसे खुश करते हुए कहती जा, वैसे आपको पता है मैं 1 महीने बाद फिर से यहां आने वाली हूं और 6 महीने तक यही रुकने वाली हूं। ये सुनकर रक्षा बहुत खुश हो जाती है और वो कायनात को जोर से हग करते हुए कहती है, ये। तो कायनात भी उसकी एक्साइटमेंट देखकर खुश हो जाती है। फिर दोनों फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर 2 गेट बाद कायनात रक्षा से विदा लेकर लंदन के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ वेदांग रात को जब से बाहर आया था, वो कायनात के ख्यालों में ही खोया हुआ था। उसके ख्यालों में बार बार उसका चेहरा आ रहा था। उसे उस बच्ची को बचाना, उसे डांटना और इन दोनों की नजरें मिलना, उसे सब कुछ कोई फिल्म की तरह अपने आगे चल रहा था। वो अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, तुम जो कोई भी हो स्पार्कल, पर अब से सिर्फ मेरी हो। फिर वो किसी को कुछ मैसेज करके सो जाता है। ऐसे ही ये दिन बीतने लगता है। शाम को कायनात रूस पहुंच गई थी। उसका जेट द क्वींस इंपीरियल, जो रस का सबसे बड़ा पैलेस था, उस पर लैंड होती है। दरअसल ये पहले रोमन पैलेस था, पर इसे किया को मारकर मैथ्यू ने हड़प लिया। पर किया कायनात बनकर उससे फिर से छीन लिया और इसे तोड़ा रेनोवेट करवा के क्वींस इंपीरियल रख दिया। हर्षल और कायनात लिफ्ट से पैलेस के अंदर चले जाते हैं, तो हाल में शोर के साथ बहुत सारे गार्ड्स और साथ में एक आदमी को बंधा हुआ दिखाई दिया। तो कायनात उस आदमी को देखकर डेविल स्माइल करती है, जो उसके इसके पीछे चुप गया। फिर वो इस तरफ चली जाती है और वहां के सिंगल काउच पर क्वीन की तरह बैठ जाती है। वही जो आदमी बंधा हुआ था, वो जब कायनात को देखता है तो वो कंपनी लगता है और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगता है, आई एम सॉरी क्वीन, आगे से ऐसा नहीं होगा। तो कायनात शिव को कुछ इशारा करती है, तो शिव उसका इशारा समझ जाता है और एक गार्ड से इलेक्ट्रिक चाबुक थे उस आदमी को मारने लगता है। तो उस घर में उस आदमी के दर्दनाक छींके गूंजने लगी। वही उसके छींके सुनकर कायनात को काफी सुकून मिल रहा था। अब उस आदमी का हाल बहाल हो गया। अब कायनात अपना गुण लोड करते हुए कहती है, मेरी डिक्शनरी में सेकंड चांस जैसा शब्द नहीं और मेरी अड्डा में माफी की कोई गुंजाइश नहीं। इतना कहकर वो उस आदमी के सिर के बीचों बीच गोली चला देती है। अब वो आदमी वही मर गया। दरअसल ये आदमी कायनात के ही गार्ड था, जो अभी अभी उसकी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया था। पर यह कायनात ने कुछ दिन पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन के माल को बर्बाद किया था। उसी ऑर्गेनाइजेशन की जासूस था और शिव ने इसे पकड़ लिया था। वही कायनात अब शिव को देखकर कहती है, क्लीन थे मैस एंड उसे इसकी लाश टुकड़े करके पार्सल कर दो और एक वार्निंग भेजो। तो शिव यस क्वीन कह देता है। वही दूसरी तरफ इंडिया में सात्विक जी को डिस्चार्ज मिल गया था और सब लोग उन्हें घर भी लिखे गए। वेदांग, अंशुमान
और अर्जुन ने उन लोगों को भी पकड़ लिया था जो उन पर हमला करने वाले हैं। वो लोग कुछ देशद्रोही थी जिसे वो लोग अच्छे से सजा दे दिए थे। 2 दिन बाद, ये 2 दिन कायनात रूस में ही थी और ये के कुछ काम निपटा रही थी और आज ही घर लौटने वाली थी। वही इंडिया में साथ जी भी अच्छे से रिकवर हो रहे थे। अखिल जी उसे कायनात का प्रेस्क्राइब किया हुआ मेडिसिन ही दे रहे थे। जो अच्छे से काम कर रहे थे, घर वाले भी उनकी अच्छी देखभाल कर रहे थे। वही वेदांग कायनात को ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर उसे उसकी नाम तक नहीं पता चला जिस वजह से वो छिड़ा हुआ था। अब सब लोग कायनात का इंतजार कर रहे थे कि उनकी प्रिंसेस कब अपने घर आएगी। यशराज जी ने उन सबको बता दिया था कि अभी तक कायनात को उसका सच पता नहीं चला और वो भी आज उसके पास जाने वाले हैं। तो सब लोग खुश हो गए। यशराज जी ने उन्हें नहीं बताया था कि वो कहाँ रहती है। कायनात को पता चला उसका सच। अब तक आपने पढ़ा कि कायनात किसी जासूस को बेरहम सजा देती है। वही सात्विक अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाते हैं और सब लोग उनकी अच्छे से देखभाल करने लगते हैं। वही यशराज जी कायनात जाने के बारे में सबको कहते हैं। अब आगे लंदन। अब कायनात का जेट रिचर्ड पैलेस के टूरिस्ट पर लैंड होता है। फिर वो नीचे डायरेक्ट अपने कमरे में चली जाती है। फिर फ्रेश होकर नीचे आ जाती है। सब लोगों को पता चल चुका था कि कायनात लौट गई है और वो फ्रेश होने अपने कमरे में गई है, तो वो लोग उसका इंतजार करने लगे। अब कायनात फ्रेश होकर नीचे आ गई थी, तो विलियम कहते हैं, आप जिस काम के लिए गई थी वो काम ठीक से हुआ? तो कायनात कहती है, यस दादू, एवरीथिंग इज परफेक्टली डन। तो विलियम मुस्कुरा देते हैं। तभी जेम्स उसके सर सहलाते हुए उससे पूछता है, बहुत थक गई होगी ना मेरा बच्चा? तो कायनात अपना सर नामे हिला देती है। तो विलियम कहते हैं, बेटा, आपको पता है ना हम आपको एक बात बताने वाले हैं। तो कायनात रहती है, जी दादू, मुझे अच्छे से और बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। तो विलियम कहते हैं, नहीं, आज नहीं, कल सुबह बताऊंगा। तुम अभी आई हो ना, थोड़ा रेस्ट कर लो। तो इंदिरा जी कहती है, तो चलिए। सब लोग अपना डिनर करते हैं। तो सब लोग डाइनिंग हॉल की तरफ चले जाते हैं और अपना अपना डिनर करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ यशराज जी भी लंदन के लिए निकल चुके थे। वो थोड़े नर्वस भी थे, फिर भी अपने आप को शांत करते हुए 8 घंटे का रास्ता काट रहे थे। कल सुबह आज कायनात अपना रूटीन फॉलो करते हुए उठ जाती है। आज उसका हॉर्स राइडिंग करने का मन हो रहा है, तो वो पैलेस के पीछे वाले हिस्से में चली जाती है और वहां अपने हॉर्स पर हॉर्स राइडिंग करने लगती है। उसकी स्पीड कभी तेज थी और उसे स्पीड बहुत पसंद है। उसका हॉर्स भी काफी तेज राइड करता है। उसका हॉर्स एक रेयर व्हाइट फ्राइसियन हॉर्स है जो काफी रेयर मिलते हैं। इसे कायनात ने वेल ट्रेन किया। इसका नाम है आजाद। ये सिर्फ कायनात की ही बात सुनता है और सिर्फ वही इसे कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि कायनात ने इस हॉर्स को खरीदा नहीं था बल्कि बचाया था। एक बार वो अपने काम के सिलसिले में नीदरलैंड्स गई थी। फिर थोड़ी शांति के लिए एक फॉरेस्ट एरिया की तरफ गई। वहां उसे ये हॉर्स घायल पड़ा मिला, तो उसने इसका ट्रीटमेंट किया और फिर अपने साथ लेकर आ गई, क्योंकि कायनात को हॉर्स राइडिंग करना बहुत पसंद है और ये हॉर्स भी कायनात को बहुत प्यार करता है। किसी के भी कंट्रोल में नहीं आता था सिवाय उसके, इसलिए कायनात ने इसका नाम रखा आजाद। वो हॉर्स राइडिंग कर ही रही थी कि तभी जेम्स भी आकर उसे ज्वाइन करता है। उसका भी एक रॉयल हॉर्स था। फिर दोनों कुछ देर ऐसे ही हॉर्स राइडिंग करते हैं और फिर अपने अपने कमरे में फ्रेश होने चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद सब लोग फ्रेश होकर नीचे आ जाते हैं। तो विलियम कायनात के पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए डाइनिंग टेबल के पास ले जाते हैं और उसे बैठाते हुए कहते हैं, पहले ब्रेकफास्ट कीजिए, फिर सब लोग स्टडी रूम में जाकर बात करेंगे। वही आज कायनात को विलियम का बर्ताव थोड़ा अलग लगा, पर वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करने लगती है। वही ऋषिका जी तो अपनी प्यारी बेटी को ही देखे जा रही थी। फिर वो गहरी सांस लेकर अपना ब्रेकफास्ट करने लगती है। ब्रेकफास्ट होने के बाद सब लोग विलियम के स्टडी रूम में चले गए।
सब लोग उसी पोजीशन में बैठे थे जैसे 4 दिन पहले बैठे थे। अब कायनात पूछती है, बताइए दादू। तो विलियम उसे 2 मिनट रुकने को कहते हैं। तभी उनके स्टडी रूम पर कोई नॉक करता है। तो विलियम कहते हैं, यस, कमिंग। तो एक सर्वेंट स्टडी रूम का गेट खोलता है, फिर साइड में खड़ा हो जाता है और एक शख्स स्टडी रूम के अंदर आता है। कायनात और जेम्स के अलावा सब लोग उस इंसान को जानते थे, पर कायनात और जेम्स अभी भी अनजान थे। इसलिए वे लोग कंफ्यूज होकर उसे देखने लगते हैं। वो शख्स जो स्टडी रूम में आए थे, उनकी नजरें कायनात से हट ही नहीं रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि यशराज जी थे। वो कायनात को हमेशा तस्वीरों में या दूर से देख लेते थे, पर आज इतने पास से देखकर उनका दिल कर रहा था कि अभी अपनी पोती को जाकर गले लगाकर उसे ढेर सारा प्यार करें। पर वो अपने आप को रोक लेते हैं, क्योंकि उनकी पोती अभी भी उनके बारे में नहीं जानती थी। विलियम यशराज जी को बैठने को कहते हैं, तो वो भी वहां के काउच पर बैठ जाते हैं, जो कायनात के सामने था। कायनात को भी उन्हें देखकर एक अलग सी फीलिंग आ रही थी, पर वो उस फीलिंग को इग्नोर कर देती है। अब विलियम कायनात को एक फाइल देते हैं, तो कायनात वो फाइल ले लेती है और ओपन करके पढ़ने लगती है, जिसे पढ़कर वो बहुत चौंक जाती है। उसे इतना हैरान देखकर जेम्स भी उसके हाथ से वो फाइल लेकर पढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो फाइल पढ़ रहा था, वैसे वैसे उसका गुस्सा बढ़ रहा था और आखिर में उसकी आंखों से आंसू भी बहने लगे। वो हैरान होकर सबकी तरफ देखता है, फिर कायनात की तरफ देखता है, जो खुद भी उसकी तरह हैरान थी और अपनी हैरानी से विलियम को देख रही थी। वही विलियम उन दोनों को इतना हैरान देखकर गहरी सांस लेकर कहना शुरू करते हैं, आपने जो इस फाइल में पढ़ा है वो सब बिल्कुल सच है। आप मेरी पोती नहीं बल्कि नातिन है। और यशराज जी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, ये आपके दादाजी हैं। वही यशराज जी को डर लग रहा था कि कहीं कायनात उनको दादू मानने से इनकार न कर दे। वही जेम्स कहता है, नहीं, ये सच नहीं है, कायनात मेरी बहन है। तो ऋषिका जी कहती है, ये बात बिल्कुल सच है, हम सच को नहीं बदल सकते जेम्स। तो जेम्स अपनी आंसू भरी आंखों से ऋषिका जी की तरफ देखने लगता है, जिनकी आंखों में भी आंसू थे। वही कायनात सब कुछ डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसके लिए ये सबसे बड़ा खुलासा था। पहले उसका रीबॉर्न हुआ, फिर वो जिस परिवार को अपना मान रही थी वो उसका है ही नहीं, भले ही वो उनसे खून से जुड़ी है और वो लोग उसके ननिहाल हैं। पर इस एक बात ने फिर से उसकी दुनिया पलट दी। पर वो बाहर से बहुत शांत दिख रही थी, लेकिन सब लोग उसकी उलझन को समझ रहे थे।